वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ये वीडियो में विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डेटा सेंटर एज अ सेक्टर। ये सेक्टर में करंटली क्या क्या ग्रोथ के ट्रिगर्स है, इंडियन गवर्नमेंट ये सेक्टर को कैसे पुश कर रहा है या क्या क्या अलग अलग जो पॉलिसीज उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। कौन कौन से प्लेयर्स है ये सेक्टर में जो आगे जाके काफ़ी हैवी कैपेक्स कर रहे हैं फॉर द फर्दर ग्रोथ, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। डेटा सेंटर्स में कौन कौन से अलग अलग कंपोनेंट्स आ जाते हैं या क्या सिस्टम्स यहाँ पर लगती है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेटा सेंटर्स के क्या टाइप्स होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एंड डिटेल वीडियो होगा, तो ज़रूर ये जो वीडियो है वो कंप्लीट देखिए। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डेटा सेंटर्स एज ए इंडस्ट्री को यदि आप देखेंगे तो 2023 में ये जो टोटल इंडस्ट्री है वो 877 मेगावाट्स का था। एंड ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2026 तक ये जो इंडस्ट्री होगा वो लगभग 1950 मेगावाट्स तक चला जाएगा। यानी जो ग्रोथ है वो लगभग 30% का है एट द इंडस्ट्री लेवल। यानी काफी इंटरेस्टिंग फेज से ये जो ग्रोथ है वो आगे जाके हो सकता है फॉर द डेटा सेंटर एज अ होल सेक्टर। इंडिया में यदि आप देखो तो जो फर्स्ट डेटा सेंटर था वो 2000 ईयर में आया था एंड 2010 तक जो कैपेसिटी थी कंप्लीट इंडस्ट्री की वो सिर्फ 122 मेगावाट्स की थी। यानी काफ़ी यहाँ पे धीरे धीरे कैपेसिटी एडिशंस हो रहे थे। बट यदि आप देखोगे तो 2010 टू 2020 तक ये जो कैपेसिटी है वो लगभग 4 टाइम्स हो गई एंड इट हैज रीच टिल 447 मेगावाट्स पर ईयर का एवरेज। यदि आप देखोगे तो लगभग वो 32 मेगावाट्स था। बट ईयर 2020 टू 2024 में यदि आप देखो तो मैसिव यहाँ पर जंप आया और जो 447 मेगावाट्स की कैपेसिटी थी वो इंक्रीज होके करंटली यदि आप देखो तो लगभग 950 मेगावाट्स तक पहुंची है till 2024 and it is expected to reach about 2000 megawatts till 2026। यानी आगे जाके भी ये सेक्टर में काफी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। और ये सेक्टर का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 2019 में लगभग 83% का था, जो करंटली यदि आप देखोगे तो लगभग 93% का है। और 2026 तक ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये सेक्टर में लगभग 50,000 करोड़ का कैपेक्स होने वाला है, विच कैन बी अ मैसिव अपॉर्चुनिटी फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर्स इन डेटा सेंटर इकोसिस्टम। तो अभी हम देख लेते हैं कि इंडिया में अलग अलग जो सिटीज है उसमें डेटा सेंटर्स का क्या कैपेसिटी है एंड क्या फ्यूचर का एस्टिमेशन है। यदि आप इंडिया में देखोगे तो सबसे ज्यादा जो डेटा सेंटर की कैपेसिटी है दैट इज एट द मुंबई, जो 380 मेगावाट्स की है। बैंगलोर में 110 मेगावाट्स, चेन्नई में 72 मेगावाट्स, दिल्ली में 70 मेगावाट्स एंड बाद में पुणे में 58, हैदराबाद में 35 एंड कोलकाता has the least capacity which is 6 megawatts। और आगे जाके मुंबई में नेक्स्ट 5 इयर्स में लगभग 25% एडिशनल कैपेसिटी आने वाली है, चेन्नई में लगभग 10% एंड दिल्ली में एस्टिमेट किया जा रहा है कि 20% इंक्रीमेंटल कैपेसिटी विल बी कमिंग। तो ये जो सेक्टर में ग्रोथ आ रही है 2023 से 2026 तक, ये जो सेक्टर है वो लगभग 30% से ग्रो होने वाला है। तो ये जो ग्रोथ है उसके क्या क्या ट्रिगर्स है या क्या क्या रीजंस है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में देखते हैं। तो इंडस्ट्री का फर्स्ट जो ट्रिगर है दैट इज ड्यू टू इंक्रीजिंग डिजिटाइजेशन। तो इंडिया यदि आप देखो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाएगी एंड ये जो ट्रांजिशन होगा उसमें जो टेक्नोलॉजी रहेगी दैट विल बी द की रोल। और ये जो एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ है जिसके वजह से जो डेटा जनरेशन है वो भी काफी बढ़ जाएगा एंड जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन हो रहा है जैसे कि 5G या IoT या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके वजह से भी यदि आप देखोगे तो देयर विल बी ए ह्यूज डिमांड फॉर द डेटा एंड इन टर्न डेटा सेंटर का भी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। इसके बाद में जो सेकंड ट्रिगर है दैट इज ड्यू टू लोअर पर मेगावाट कॉस्ट टू सेटअप द डेटा सेंटर। यदि आप देखो तो डेटा सेंटर को सेटअप करना इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव और लगभग 40% की जो कॉस्ट है वो लैंड एंड बिल्डिंग में जाती है, 40% लगभग इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में जाती है एंड 20% जो है वो HVAC सिस्टम्स में जाती है, यानी हीटिंग, वेंटिलेशन एंड कूलिंग सिस्टम्स। इंडिया में यदि आप देखोगे कंपेयर टू ग्लोबली तो यहाँ पे चीपर लेबर एंड लैंड कॉस्ट अवेलेबल है, जिसके वजह से ओवरऑल जो डेटा सेंटर सेटअप करने का पर मेगावाट का कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सकता है। और इसीलिए ही इंडिया में लगभग 45% जो कॉस्ट है वो कम लगती है कंपेयर टू वर्ल्ड्स एवरेज टू सेटअप द डेटा सेंटर। इसके बाद में इंडस्ट्री के लिए जो थर्ड ट्रिगर है दैट इज ड्यू टू डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी 2023। दिस इज द गवर्नमेंट पुश जो सेक्टर को मिल रहा है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में देखते हैं। तो ये जो पॉलिसी है दैट कम्स अंडर द डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 एंड दिस पॉलिसी हैज गिवन द स्पेसिफिक ऑन हाउ वन मस्ट प्रोटेक्ट द प्रोसेस डेटा विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री।
तो जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी जो टेक्नोलॉजीज है उसका यूसेज बढ़ रहा है, उसी तरीके से जो डेटा का मैनिपुलेशन है वो भी आगे जाके काफी बढ़ेगा। सो टू प्रोटेक्ट दिस मैनिपुलेशन, डेटा सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट ने ये बिल पास किया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस बिल, अलग अलग जो बैंकिंग सेक्टर्स के प्लेयर्स है या इंश्योरेंस कंपनीज है या इसके अलावा जो ऑनलाइन शॉपिंग रिलेटेड वेबसाइट्स है जैसे कि फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है, या जो हेल्थ केयर का सेक्टर है, इंटरनेट एंड फोन रिलेटेड जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, तो ये सेक्टर्स को काफी इम्पैक्ट होगा एंड उनका जो डेटा स्टोरेज का जो क्राइटेरियाज है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। तो यदि आप बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में देखोगे तो आरबीआई ने कुछ रूल सेट किए हैं टू हैंडल ऑल दिस ट्रांजैक्शंस या जो पेमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है, इसका जो डेटा है वो इंडियन सर्वर्स में ही स्टोर होना चाहिए और ये जो डेटा का एक्सेस होगा वो आरबीआई के पास रहेगा एंड दे कैन चेक दिस डेटा एट एनी टाइम। सेकेंड, ऑनलाइन शॉपिंग्स एंड डिजिटल पेमेंट्स का जो सेगमेंट है, इसमें भी जो कस्टमर्स का डेटा है या मनी रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस का डेटा है वो लोकल सर्वर्स पे ही होना चाहिए स्टोर, एज वेल एज हैंडल भी लोकल सर्वर्स पे ही होना चाहिए, इवन ट्रांजैक्शंस रिलेटेड। और इसीलिए जो अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट जैसी जो कंपनीज है, दे विल बी मूविंग देयर डेटा टुवर्ड्स द इंडियन बेस्ड डेटा सेंटर्स। इसके अलावा जो फोन एंड इंटरनेट सर्विसेज है उसमें भी जो कस्टमर का डेटा है या कॉल्स के डेटा है वो भी सारा जो आप देखो तो इंडियन या लोकली बेस्ड जो डेटा सेंटर्स है उसमें ही स्टोर होना चाहिए एंड इट शुड बी प्रेजेंटेड टू द गवर्नमेंट व्हेन एवर इट इज आस्क्ड। इवन इन हेल्थ केयर सेक्टर भी यदि आप देखोगे तो जो पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स है दैट शुड बी स्टोर्ड ऑन द इंडियन सर्वर्स एंड द प्राइवेसी रूल्स आल्सो शुड बी फॉलोड। गवर्नमेंट ने डेटा सेंटर के सेक्टर को पुश करने के लिए कुछ यहाँ पर स्कीम्स भी लाई है, उसके कुछ डिटेल अभी हम देख लेते हैं। तो यदि आप देखो तो महाराष्ट्र में उन्होंने कुछ एग्जेम्पशन दिया है ऑन द स्टैम्प ड्यूटी। तेलंगाना की गवर्नमेंट डेटा सेंटर के लिए कुछ लैंड एलोकेशन उन्होंने किया है। सिमिलरली गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग आप देखोगे तो लैंड रिलेटेड कुछ एग्जेम्पशंस दिए हैं। देन इलेक्ट्रिसिटी में भी आप देखोगे तो कुछ कंसेशन दिया है। महाराष्ट्र में यदि आप देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इज एग्जेम्प्टेड फॉर द 10 ईयर्स। सिमिलरली अदर स्टेट्स में भी अलग अलग एग्जेम्पशंस है। देन प्रॉपर्टी टैक्स भी यदि आप देखोगे तो महाराष्ट्र में इट विल बी एट पार विद द रेसिडेंशियल रेट्स। तो अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सपोर्ट दिस सेक्टर। तो अभी हम देख लेते हैं कि डेटा सेंटर क्या होता है। तो डेटा सेंटर ये एक फिजिकल लोकेशन होता है जहां पर अलग अलग कंप्यूटर्स होते हैं एंड इट जनरेट्स द कंप्यूटिंग पावर अलॉन्ग विद द डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर्स या नेटवर्क रिलेटेड अलग अलग इक्विपमेंट्स है या स्टोरेज रिलेटेड इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। सो डेटा सेंटर इज नथिंग बट द फिजिकल फैसिलिटी विच स्टोर्स द डिजिटल डेटा फॉर डिफरेंट कंपनीज। डेटा सेंटर की क्या टर्मिनोलॉजीज है उसके बारे में क्विकली अंडरस्टैंड करते हैं। तो डेटा सेंटर में मेगावाट ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं बेस्ड ऑन द टोटल कितना जो डेटा है वो स्टोर हो रहा है या उसके लिए कितना पावर का कंजम्पशन होता है। डेटा सेंटर की जो कैपेसिटी है उसको कैसे मेजर करते हैं इसके बारे में अभी हम देख लेते हैं। तो डेटा सेंटर की जो कैपेसिटी है वो जनरली मेगावाट्स में यहाँ पर स्पेसिफाई की जाती है। तो यदि आप देखो तो कभी ये जो कैपेसिटी है वो सिर्फ मेगावाट्स में स्पेसिफाई की जाएगी, जैसे कि 10 मेगावाट का डेटा सेंटर का कैपेसिटी है, और कुछ अलग केसेस में 80 मेगावाट करके भी टर्म यूज की जाती है। तो सपोज जो कैपेसिटी है वो सिर्फ मेगावाट्स में यहाँ पर मेंशन की गई है, इसका मतलब टोटल एंटायर डेटा सेंटर की वो कैपेसिटी हो जाएगी। और जब भी कैपेसिटी 80 मेगावाट्स के टर्म्स में यहाँ पर मेंशन की गई है तो दैट मीन्स वो डेटा सेंटर में एक्चुअल में आईटी का कितना लोड वो डेटा सेंटर ले रहा है उसकी वो स्पेसिफिक कैपेसिटी है, ना कि टोटल डेटा सेंटर की कैपेसिटी है। तो ये डिफरेंस है मेगावाट्स वर्सेस 80 मेगावाट का। अभी हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि डेटा सेंटर में क्या क्या अलग अलग टाइप्स के कंपोनेंट्स जाते हैं। तो पहले तो एचवैक सिस्टम जाती है, यानी हीटिंग, वेंटिलेशन एंड कूलिंग सिस्टम्स फॉर द क्लाइमेट कंट्रोल विद इन द डेटा सेंटर। उसके बाद में वर्क स्टेशंस होते हैं ऑन साइट टीम्स के लिए, जो बेसिकली डेजिग्नेटेड एरियाज होते हैं स्टाफ्स के लिए टू मैनेज द ऑपरेशंस। उसके बाद में एनओसी रूम होता है विच इज द नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, जो अलग अलग नेटवर्क्स को मैनेज और मॉनिटर करता है। उसके बाद में सर्वर हॉल्स होते हैं जहां पर एक्चुअल में जो सर्वर्स है उसको होस्ट किया जाता है। देन सर्वर रूम एक्सेस कंट्रोल होता है विच आर बेसिकली द सिस्टम्स टू कंट्रोल एंड मॉनिटर एक्सेस टू द सर्वर रूम्स। इमरजेंसी पावर जनरेटर्स भी होते हैं टू बैकअप द पावर सोर्सेस टू एंश्योर कंटिन्यूस ऑपरेशन ड्यूरिंग द पावर आउटेजेस। फिर फायर सप्रेशन सिस्टम होती है जो फायर को डिटेक्ट करती है एंड उसको बुझाने का भी काम करती है। देन ट्रांसफार्मर रूम होता है विच इज बेसिकली अ स्पेस फॉर द इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स टू मैनेज द पावर डिस्ट्रीब्यूशन एट द डेटा सेंटर। उसके अलावा यूपीएस रूम भी होता है विच गिव्स द अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई फॉर द डेटा सेंटर अलॉन्ग विद द बैकअप एंड प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट द पावर फ्लक्चुएशंस।
डेटा सेंटर्स के एंड एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंगली उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो उसके बारे में अभी हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है दैट इज बेसिकली एंटरप्राइज बेस्ड डेटा सेंटर। तो ये टाइप में यदि आप देखो तो जनरली जो कंपनी है उसका ये प्राइवेट डेटा सेंटर होता है उसके इन हाउस स्टोरेज के लिए एंड डेटा एक्सेसिबिलिटी के लिए। और ये जो डेटा सेंटर है वो पर्टिकुलर कंपनी ही ओन एंड मैनेज करती है। बहुत बड़े साइज के डेटा सेंटर्स नहीं होते हैं बिकॉज वो पर्टिकुलर कंपनी के लिए ये प्राइवेट डेटा सेंटर होता है। इसके बाद में जो सेकेंड टाइप ऑफ डेटा सेंटर है दैट इज को लोकेशन टाइप ऑफ डेटा सेंटर। इसमें क्या होता है कि जो डेटा सेंटर का ओनर होता है वो डेटा सेंटर को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करता है और कंस्ट्रक्ट होने के बाद उनके जो क्लाइंट्स होते हैं यानी इंडिविजुअल जो कंपनीज होती है उनको ये जो डेटा सेंटर है वो रेंट पे दिया जाता है बेस्ड ऑन उनको क्लाइंट्स को कितना कैपेसिटी चाहिए या कितना रैक्स चाहिए। यानी एक डेटा सेंटर को मल्टीपल कंपनीज को जो ओनर होता है वो रेंट पे दे सकता है। तो इससे बेसिकली जो एंड यूजर्स है जो कंपनीज है उनको अलग अलग जोग्राफीज में उनका डेटा स्टोर करने का एक फैसिलिटी मिल जाता है ड्यू टू को लोकेशन डेटा सेंटर्स। इसके अलावा उनको एक्चुअल में कैपेक्स करने की जरूरत नहीं है, दे ओनली हैव टू टेक दिस डेटा सेंटर जैसे जैसे उनका यूसेज है ऑन द रेंटल बेसिस। तो को लोकेशन जो डेटा सेंटर्स है उसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं या कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो बेनिफिट है दैट इज ड्यू टू लोअर कॉस्ट, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैपेक्स करने की जरूरत नहीं है, दे ओनली हैव टू टेक द फैसिलिटी ऑन द रेंट। इसके बाद में सेकंड एडवांटेज या बेनिफिट इज फ्यूअर टेक्निकल स्टाफ इन को लोकेशन डेटा सेंटर। जो टेक्निकल मेंटेनेंस ऑफ द डेटा सेंटर होता है इट इज बेसिकली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेटा सेंटर ओनर। इसीलिए जो कंपनीज है उनकी फिक्स कॉस्ट कम हो जाती है या जो डिपेंडेंस है ऑन द आईटी स्टाफ वो कम हो जाता है। थर्ड एडवांटेज ऑफ द को लोकेशन बेस्ड डेटा सेंटर इज प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस, यानी सपोज कोई कंपनी वो डेटा सेंटर को 2 इयर्स के लिए यहाँ पर लीज पे लेती है तो उनको एग्जैक्टली पता है कि व्हाट कुड बी देयर एक्सपेंसेस एंड वो उनके बजट्स को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद में जो फोर्थ एडवांटेज है दैट इज इजी स्केलेबिलिटी, यानी जैसे जैसे आईटी कंपनी या कोई कंपनी का बिजनेस ग्रो होता है दे कैन कीप ऑन एडिंग एंड कीप ऑन टाइंग अप विद द डिफरेंट डेटा सेंटर्स या उसका कैपेसिटी में भी एडिशन कर सकते हैं, जिससे उनको डे वन पे सारी कैपेसिटी को बिल्ड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दे आर रेंटिंग दैट कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू देयर नीड। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा सेंटर देखते हैं विच इज हाइपर स्केल डेटा सेंटर। तो ये जो डेटा सेंटर्स है वो बहुत बड़े साइजेस के डेटा सेंटर्स है, जनरली जो हाइपर स्केलर्स है जैसे कि अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, ये जो डेटा सेंटर्स है उसका यूसेज करते हैं बिकॉज कैपेसिटी जो होती है ये डेटा सेंटर्स की वो नॉर्मल डेटा सेंटर्स के कंपैरिजन में या को लोकेशन के डेटा सेंटर्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है। जनरली ये डेटा सेंटर्स में 5000 से ज़्यादा सर्वर्स या 500 से ज़्यादा कैबिनेट्स होती है। मोर देन 1000 स्क्वायर फीट का ये डेटा सेंटर होता है एट द फ्लोर स्पेस एंड पर रैक का जो कैपेसिटी है दैट कैन बी 12 to 15 किलोवाट्स। इसके बाद में और एक टाइप ऑफ डेटा सेंटर है जो माइक्रो डेटा सेंटर है या इसको एज टाइप ऑफ डेटा सेंटर भी कहा जाता है। तो ये जो डेटा सेंटर है वो स्मॉलर डेटा सेंटर्स होती है, बहुत बड़ा डेटा सेंटर नहीं होता है ये। और ये जो डेटा सेंटर्स है वो फाइनल जो एंड क्लाइंट है उसके नियरर लोकेशंस में डिप्लॉय किया जाता है, जिससे जो लेटेंसी है वो काफ़ी कम मिलती है विच इज़ अ बिग एडवांटेज ऑफ दिस डेटा सेंटर्स। जनरली ये डेटा सेंटर में 25 to 80 रैक्स होते हैं एंड जो कैपेसिटी है वो लगभग 3 to 7 मेगावाट्स का हो सकता है। इसके बाद में रिसेंटली एआई बेस्ड डेटा सेंटर्स भी आ रहे हैं विच आर बेसिकली डेटा सेंटर्स जहाँ पे हाई कंप्यूटिंग पावर की रिक्वायरमेंट है। इसी वजह से ये डेटा सेंटर्स को हाई पावर की रिक्वायरमेंट भी होती है या हाई कूलिंग इक्विपमेंट्स लगते हैं विच शुड बी मोस्ट इफिशिएंट बिकॉज जो लोड होता है विच इज़ वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ डेटा सेंटर्स एंड यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लेक्स जो कंप्यूटिंग पावर है दैट इज ऑल्सो नीडेड। तो अभी हमने अलग अलग टाइप ऑफ डेटा सेंटर्स को देखा बेस्ड ऑन देयर लोकेशन एंड बेस्ड ऑन देयर साइज। डेटा सेंटर्स को उनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली भी कैटेगराइज किया जाता है फ्रॉम टीयर 1 to टीयर 4। तो उसके रिलेटेड भी डिटेल्स देख लेते हैं। फर्स्ट जो डेटा सेंटर है वो टीयर 1 का डेटा सेंटर है। इट इज अ लोएस्ट टीयर डेटा सेंटर विथ सिंगल पाथ फॉर पावर एंड कूलिंग एंड विथ नो बैकअप कंपोनेंट्स। तो ये बहुत बेसिक टाइप का डेटा सेंटर है एंड जहाँ पे सपोज कुछ पावर का फेल्योर होता है तो ये डेटा सेंटर शट डाउन हो जाएगा। और इसीलिए जो डेटा सेंटर है जनरली इट इज नॉट प्रीफर्ड बिकॉज इट कैन ऑल्सो कॉज अ वेरी हाई रिस्क बिकॉज ऑफ द डेटा लॉस। उसके बाद में टीयर 2 का डेटा सेंटर आता है जहाँ पे सिंगल पाथ होता है पावर एंड कूलिंग के लिए बट कुछ रिडंडेंट या बैकअप कंपोनेंट्स आ जाते हैं। दिस डेटा सेंटर हैज N+1 रिडंडेंसी। ये थोड़ा स्लाइटली बेटर होता है कंपेयर टू टीयर 1 डेटा सेंटर बट इट इज अगेन द नॉट द ऑप्टिमम चॉइस फॉर द डेटा सेंटर। उसके बाद में टीयर 3 टाइप ऑफ डेटा सेंटर है विच हैज अ मल्टीपल पाथ फॉर द पावर एंड कूलिंग
एंड द सिस्टम्स इन प्लेस टू मेंटेन इट विदाउट टेकिंग इट ऑफलाइन। और इसमें भी N+1 रिडंडेंसी होती है, और ये जनरली जो डेटा सेंटर है इट कैन फंक्शन फॉर 3 days इवन विद द पावर आउटेजेस। उसके बाद में हाईएस्ट टीयर का डेटा सेंटर आ जाता है विच इज टीयर 4 डेटा सेंटर। और जनरली ये जो डेटा सेंटर है वो पावर आउटेजेस के बाद भी लगभग 4 दिन के लिए ऑपरेशनलाइज हो सकता है। डेटा सेंटर के हमने अभी अलग अलग टाइप्स देखे बेस्ड ऑन ज्योग्राफी या क्या साइज का वो डेटा सेंटर है, या इवन विद द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस अलग अलग टाइप आ जाते हैं। उसके बाद में अभी हम देख लेते हैं कि डेटा सेंटर को एक्चुअल में सेटअप करने के लिए क्या क्या अलग अलग टाइप की कॉस्ट आती है, एंड टोटल जो कैपेक्स होता है डेटा सेंटर का उसमें कौन कौन सी जो कॉस्ट है उसका क्या परसेंटेज हो सकता है। तो ये डायग्राम में यदि आप देखोगे तो सिविल एंड लैंड की कॉस्ट है वो डेटा सेंटर का लगभग 16.8% होता है। जो HVAC सिस्टम्स होती है वो लगभग 17.8% उसमें यहाँ पर टोटल कैपेक्स का अमाउंट जाता है। देन सबस्टेशंस में 5% की कॉस्ट जाती है, स्विच गियर्स में लगभग 17.8%, मोटर्स में 16.8%, जनरेशन सेट्स या जेनसेट जो है लगभग उसमें 8% की कॉस्ट जाती है, एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट्स में लगभग 15.8% की कॉस्ट जाती है। और ये जो कॉस्ट है उसके अलावा भी यदि आप देखोगे तो 2 मेन फैक्टर्स है जिसके ऊपर कंप्लीट जो डेटा सेंटर है उसकी फाइनल कॉस्ट डिपेंड करती है। फर्स्टली कौन से ज्योग्राफी में या कौन से लोकेशन पे ये डेटा सेंटर सेटअप किया जा रहा है, बिकॉज लैंड की जो कॉस्ट है वो डेफिनेटली अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग वेरी होती है। इसके अलावा कौन से टाइप का वो डेटा सेंटर है, क्या वो कोलोकेशन बेस्ड डेटा सेंटर है या हाइपर स्केल बेस्ड डेटा सेंटर है, क्या वो एज बेस्ड डेटा सेंटर है या AI का डेटा सेंटर है, इसके ऊपर भी आप देखो तो ये जो कॉस्ट है उसमें कुछ वेरिएशंस आ सकते हैं। इसके बाद में अभी हम डेटा सेंटर्स का कंप्लीट जो वैल्यू चेन है इसके बारे में डिटेल देखते हैं, और ये वैल्यू चेन में कौन कौन से प्लेयर्स है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इनिशियली जो डेटा सेंटर है उसका डिज़ाइन से शुरू होता है, उसके बाद में OEM प्लेयर्स आ जाते हैं, बाद में EPC आता है, उसके बाद में एक बार डेटा सेंटर ऑपरेशनलाइज होने के बाद O&M आ जाता है यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आ जाता है, और एट द एंड जो फाइनल एंड यूजर्स है वो आ जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट जो डिज़ाइन का है। तो डिज़ाइन स्टेज में यदि आप देखोगे तो दिस इज द फाउंडेशन ऑफ डेटा सेंटर्स आर्किटेक्चर, लेआउट एंड स्पेसिफिकेशंस। यदि आप आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में देखोगे देन इट इंक्लूड्स द स्पेस प्लानिंग, लेआउट ऑफ द इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू मैक्सिमाइज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड एयर फ्लो मैनेजमेंट आ जाता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग डिज़ाइन भी आती है, उसमें अलग अलग इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आ जाती है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन या कूलिंग सिस्टम्स हो गई, या इसके अलावा बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। इसके बाद में नेटवर्क का डिज़ाइन होता है, यानी दिस डिज़ाइंस द कनेक्टिविटी फ्रेमवर्क टू एंश्योर द ऑप्टिमल परफॉर्मेंस एंड द रिलायबिलिटी। तो ये जो डिज़ाइन का सेगमेंट है उसमें कौन कौन से प्लेयर्स आ जाते हैं। ओरियन प्रो इज़ ए इंडियन प्लेयर। इसके बाद में अलग अलग इंटरनेशनल प्लेयर्स है जैसे कि जैकॉब्स है या AECOM है, रेड इंजीनियरिंग डिज़ाइन है, या इसके अलावा सिस्का हैनेंसरी है। डिज़ाइन के बाद OEM आ जाता है, यानी OEM बेसिकली मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई द क्रिटिकल इक्विपमेंट या जो कंपोनेंट्स लगते हैं डेटा सेंटर के ऑपरेशंस के लिए। इसमें आप देखो तो सर्वर्स आते हैं या स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं, नेटवर्क इक्विपमेंट्स आ सकते हैं, कूलिंग इक्विपमेंट्स आ सकती है, या पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स आते हैं। इसमें अलग अलग आप मैन्युफैक्चरर्स देखोगे या प्लेयर्स देखोगे तो ABB है या स्नाइडर इलेक्ट्रिक है या हवाई है, डेल्टा है, क्यूमिंस है या वर्ट्यू जैसी कंपनीज है। उसके बाद में EPC प्लेयर्स आ जाते हैं, यानी बेसिकली दीज कंपनीज एक्चुअली कंस्ट्रक्ट द डेटा सेंटर फॉर देयर क्लाइंट्स। तो इसमें स्टर्लिंग एंड विल्सन जो डेटा सेंटर बेस्ड उनका एक आप देखो तो सेपरेट कंपनी है, या टाटा प्रोजेक्ट जैसी कंपनीज आ जाती है। एक बार डेटा सेंटर का कंप्लीट कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो उसके बाद में O&M की जो कंपनीज है दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द डे टू डे डिफरेंट टास्क जो होते हैं, या ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डेटा हो गया, या इसके अलावा कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा हो गया, या वो पर्टिकुलर डेटा का सिक्योरिटी या एफिशिएंसी एनहांस करने के लिए भी अलग अलग प्लेयर्स है। उसमें से स्टर्लिंग एंड विल्सन इज वन ऑफ द की प्लेयर। इसके अलावा कोलोकेशन प्रोवाइडर्स भी आते हैं, यानी वो पर्टिकुलर कंपनीज दे डू द एंटायर कैपेक्स, एंड जो क्लाइंट है उनको वो जो डेटा सेंटर है दे गिव ऑन द रेंट। तो इसमें यदि आप देखो तो टेक्नो इलेक्ट्रिक जैसे प्लेयर्स है, या अनंत राज है, अदानी कोनेक्स है, या योटा है, कंट्रोल एस है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज है बेसिकली। तो काफ़ी अलग अलग प्लेयर्स है कोलोकेशन में भी, जिसमें से कुछ जो प्लेयर्स है उसके बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड बाद में एट द एंड यूजर्स आ जाते हैं। तो एंड यूजर्स आर बेसिकली द ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। दे यूटिलाइज द डेटा सेंटर सर्विसेज टू होस्ट देयर IT इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशंस एंड डेटा।
डेटा सेंटर का वैल्यू चेन देखने के बाद अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया में कौन कौन से अलग अलग प्लेयर्स आ जाते हैं जिनके पास कितना कैपेसिटी है और कितने डेटा सेंटर्स है। तो यदि आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कैपेसिटी दिखेगी, नंबर ऑफ डेटा सेंटर्स देखेंगे एंड अपकमिंग कौन कौन से सेंटर्स है अलग अलग प्लेयर्स के, ये टेबल में आप देख सकते हो। तो टेक्नो इलेक्ट्रिक के अब तक कोई भी डेटा सेंटर जो है वो यहाँ पे ऑपरेशनलाइज नहीं है, बट आगे जाके उनके 3 डेटा सेंटर्स आ रहे हैं जो को लोकेशन बेस्ड डेटा सेंटर्स है और लगभग 102 एच टाइप के डेटा सेंटर्स है जहां उनका रेलटेल के साथ एक जॉइंट वेंचर है। अनंतराज के पास यदि आप देखोगे तो करंटली 6 मेगावाट्स की कैपेसिटी है और करंटली एक डेटा सेंटर है और आगे जाके और 2 डेटा सेंटर्स आने वाले हैं एंड उनका लॉन्ग टर्म प्लान इज टू रीच टू 300 मेगावाट्स कैपेसिटी, जिसके बारे में हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। रेलटेल के पास यदि आप देखो तो करंटली 2.5 मेगावाट्स की कैपेसिटी है, 2 डेटा सेंटर्स है एंड जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 102 डेटा सेंटर्स उनके जो एच टाइप डेटा सेंटर्स है वो आने वाले हैं, जिसके लिए उनका टेक्नो इलेक्ट्रिक के साथ एक टाई अप है। इसके बाद में सबसे बड़ा जो प्लेयर है इंडिया में डेटा सेंटर रिलेटेड, दैट इज एसटीटी जीडीसी इंडिया, लगभग 318 मेगावाट्स की कैपेसिटी है, 28 करंट डेटा सेंटर से उनके पास एंड और 9 एडिशनल आने वाले हैं। उसके अलावा फिर कंट्रोल एस की कैपेसिटी आप देख सकते हो जो 250 मेगावाट्स की है, सीफी के पास 227 मेगावाट्स की कैपेसिटी है। करंटली ईएसडीएस के रिलेटेड यदि आप देखो तो जो अनलिस्टेड स्पेस है उसमें काफ़ी एक्टिव स्टॉक है जिनके पास लगभग 7 मेगावाट्स की कैपेसिटी है, 5 डेटा सेंटर्स है और एडिशनल और 2 डेटा सेंटर्स आ सकते हैं। इसके अलावा योटा है जिसके पास 79 मेगावाट्स की कैपेसिटी है। अदानी कॉनेक्स के पास 83 मेगावाट्स की कैपेसिटी है जो अगेन एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन अदानी एंड अनदर ग्रुप। तो ये जो डेटा सेंटर का कंप्लीट जो सेक्टर है या सेगमेंट है, इसमें इंडिया में कौन कौन से अलग अलग प्लेयर्स है, क्या उनका बेसिकली रोल है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले लेट्स स्टार्ट विद द टेक्नो इलेक्ट्रिक। तो टेक्नो इलेक्ट्रिक का यदि आप लीगेसी बिजनेस देखोगे तो दे आर इनटू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे वो ईपीसी का काम करते हैं। इसके अलावा स्मार्ट मीटरिंग में भी है या एफजीडी जैसे अलग अलग उनके सब सेगमेंट्स है एंड रिसेंटली दे हैव एंटर्ड इनटू अ डेटा सेंटर स्पेस। तो उनका फर्स्ट जो डेटा सेंटर है जो चेन्नई में, ये फर्स्ट उनका पायलट प्रोजेक्ट है जहाँ पे लगभग 40 मेगावाट्स का डेटा सेंटर है या 24 मेगावाट आईटी लोड का ये जो डेटा सेंटर है। और ये जो डेटा सेंटर है वो 4 फेजेस में आने वाला है और हर फेज के लिए लगभग 450 करोड़ का टोटल कैपेक्स होने वाला है। फर्स्ट फेज के लिए 400 करोड़ का जो कैपेक्स है वो कंप्लीट किया है। और ये जो 4 फेजेस है ये डेटा सेंटर के, उसमें से हर फेज में 6 मेगावाट आईटी लोड का जो कैपेसिटी है वो स्लोली ऑपरेशनलाइज होगा और हर एक जो फेज है दैट विल बी कमिंग एवरी ईयर। और जो फर्स्ट फेज है दैट दे विल बी हैंडलिंग ओवर टू द क्लाइंट टिल जनवरी 2025 एंड उसके बाद में हर साल में एक नया फेज आएगा। उसके बाद में यदि आप देखोगे तो उनका सेकेंड डेटा सेंटर कोलकाता में आने वाला है। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो दे हैव प्रोक्योर्ड द लैंड फ्रॉम द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और ये जो डेटा सेंटर है वो लगभग 15 मेगावाट्स के कैपेसिटी का होगा। और ये डेटा सेंटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो जनवरी 2025 तक चालू हो जाएगा एंड जो कमिश्निंग है दैट विल बी डन टिल 2026-2027 फाइनेंशियल ईयर, जो फर्स्ट फेज होगा डेटा सेंटर। उसके बाद में उनका जो थर्ड डेटा सेंटर है दैट इज एच टाइप ऑफ अ डेटा सेंटर, जिसके लिए कंपनी का रेलटेल के साथ एक जॉइंट वेंचर है और यहाँ पर वो 102 एच डेटा सेंटर्स जो है वो बिल्ड करने वाले हैं। और ये जो डेटा सेंटर्स है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यानी नेक्स्ट 5 ईयर्स में आएंगे, जिसमें एवरी ईयर वो 20 जो एज डेटा सेंटर्स है उनको सेटअप करने वाले हैं। और ये जो है वो DBFOT मॉडल पे होगा यानी डिजाइन बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल पे होगा, जहाँ पर टेक्नो इलेक्ट्रिक विल बी यूजिंग दिस डेटा सेंटर फॉर 20-25 ईयर्स एंड बाद में जो असेट है वो रेलटेल को ट्रांसफर किया जाएगा। और ये जॉइंट वेंचर में डेटा सेंटर बनाने के लिए जो कैपेक्स लगेगा दैट विल बी डन बाय द टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड जो लैंड है दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द रेलटेल। तो इसके रिगार्डिंग Q2 2025 में उनको लैंड मिला है दिल्ली में और ये जो डेटा सेंटर होगा वो लगभग 1.5 to 2 मेगावाट्स का होगा। इसके अलावा सेंट रेजिस मुंबई में जो महालक्ष्मी में है, यहाँ पर भी दे आर एक्सपेक्टिंग टू गेट द लैंड पार्सल और ये जो डेटा सेंटर होगा वो लगभग 1.5 to 2 मेगावाट्स का होगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो इसमें जो लैंड है दैट विल बी अगेन गिवन बाय द रेलटेल एंड टेक्नो इलेक्ट्रिक विल बी मैनेजिंग द ऑपरेशंस। जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट विल बी अरेंज्ड बाय द इंडियन रेलवेज और बाय द डिस्कॉम्स। और ये जो सारे डेटा सेंटर्स है दैट विल बी इंटरकनेक्टेड टू द चेन्नई एंड कोलकाता डेटा सेंटर्स यूजिंग डार्क फाइबर। और टोटल एनर्जी में से जो 60% ऑफ द एनर्जी है दैट विल बी यूज्ड बाय द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस एंड जो रेट होगा पर यूनिट का दैट विल बी
7.5 to 9 पर यूनिट कंपेयर टू जो नॉर्मल रेट होता है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का जो 9 to 12 पर यूनिट होता है। इसके बाद में आप यहाँ पर कंपनी का ऑर्डर बुक देख सकते हो विच वॉज 1400 करोड़ इन 2020-22 जो फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में इंक्रीज होकर लगभग 9725 करोड़ का हुआ है। एंड कंपनी इज प्लानिंग टू डू ऑलमोस्ट 8000 to 10,000 करोड़ ऑफ कैपेक्स इन नेक्स्ट 2 to 3 years फॉर डेटा सेंटर, स्मार्ट मीटर्स एंड ईपीसी बिजनेस ऑल टुगेदर। ये जो कैपेक्स है दैट विल बी ऑलमोस्ट 10,000 करोड़। इसके बाद में लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट प्लेयर विच इज अनंतराज। तो अनंतराज बेसिकली ये एक रियल एस्टेट बेस्ड डेवलपर है, बट उनके पास काफी लैंड पार्सल अवेलेबल है एंड दे आर कन्वर्टिंग दिस लैंड पार्सल और यूजिंग दिस लैंड पार्सल फॉर द डेटा सेंटर पर्पस। तो अनंतराज का एडवांटेज कंपेयर टू अदर प्लेयर्स ये है कि उनका जो बिल्डिंग का कॉस्ट है डेटा सेंटर इट इज जस्ट 26 करोड़ पर मेगावाट बिकॉज उनके पास लैंड अवेलेबल है। और यही कॉस्ट आप बाकी प्लेयर्स का देखोगे तो लगभग वो 60 to 75 करोड़ का आता है। सो ये वीडियो में हम उनके बाकी जो रियल एस्टेट का बिजनेस है इसके रिलेटेड ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। विल बी फोकसिंग मोर ऑन उनका डेटा सेंटर रिलेटेड आगे जाके क्या प्लान है। तो फर्स्ट जो उनका लोकेशन है जो मानेसर में है जहाँ पे उनको 50 मेगावाट्स का डेटा सेंटर बनाना है। और ये जो डेटा सेंटर है वो 2 फेजेस में आएगा। फर्स्ट फेज जो होगा वो 21 मेगावाट्स का होगा एंड देयर टारगेट इज टू कंप्लीट बाय 2025 Q4। करंटली ये लोकेशन पे कंपनी का 6 मेगावाट्स का जो कैपेसिटी है दैट इज ऑपरेशनल एंड कंपनी इज अर्निंग अबाउट 97 lakhs एज अ रेंटल पर मेगावाट। तो ये जो फर्स्ट फेज है वो 21 मेगावाट्स का है। उसके बाद का जो सेकेंड फेज है दैट विल बी 29 मेगावाट्स एंड ये जो सेकेंड फेज है दैट विल बी एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनलाइज इन 2026 फाइनेंशियल ईयर। तो टोटल 29 + 21 50 मेगावाट्स का ये लोकेशन का कंप्लीट कैपेसिटी हो जाएगा। इसके बाद में सेकेंड लोकेशन भी है उनका एट पंचकुला। तो यहाँ पर कंपनी 7 मेगावाट के आईटी लोड का एक प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर करंटली दे आर वर्किंग ऑन एंड ये जो प्रोजेक्ट है वो Q4 2025 तक ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। एंड ये जो प्रोजेक्ट है वो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्ड हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव एडिशनल 5.2 acres ऑफ लैंड जहाँ पर दे हैव द प्लान टू कम अप विद द 57 megawatts IT load capacity and it will be a tier 3 data center and company will be planning the data centers at third location which is at Rai। तो यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल है डेटा सेंटर का कैपेसिटी बिल्ड करने का दैट इज अराउंड 200 megawatts। So they will be creating this data center which will be the tier 3 data center at the existing building जो लगभग 2 million square feet का है with 100 megawatt IT load। और इसके अलावा दे विल बी कमिंग अप विद एडिशनल कैपेसिटी ऑफ 100 मेगावाट आईटी लोड जिसमें उनके पास 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट का लैंड अवेलेबल है एंड दिस कैपेसिटी विल बी बिल्ड टू सूट यानी स्पेसिफिक क्लाइंट्स के लिए उनका जो नीड है अकॉर्डिंग टू दैट दिस कैपेसिटी विल बी बिल्ड और ये टियर 4 का डेटा सेंटर होगा। इसके अलावा मानेसर का उनका जो लोकेशन है यहाँ पे दे आर वर्किंग विद द TCIL with the 0.5 megawatt of the data center capacity and it will be used for the cloud hosting जहाँ पे कंपनी will be expecting a revenue of 75 crores at 100% utilization। और ये जो एडिशनल क्लाउड सर्विसेज है उसमें पर मेगावाट के लिए कंपनी को 100 करोड़ का लगभग कैपेक्स लगता है एंड टोटल जो कैपेसिटी 63 मेगावाट्स का होगा गोइंग अहेड ये लोकेशन पे। तो उसमें से 14 मेगावाट्स विल बी फ्रॉम दिस क्लाउड स्टोरेज जिससे उनको काफी अच्छा आगे जाके रेवेन्यू आ सकता है। इफ यू कंपेयर दिस रेवेन्यू ऑफ क्लाउड सपोर्ट विद द नॉर्मल डेटा सेंटर तो क्लाउड में लगभग 4 times यहाँ पर रेवेन्यू आ सकता है कंपनी को विथ रिस्पेक्ट टू कंपनी जो नॉर्मल स्पेस देती है ऑन द रेंट एट द को लोकेशन साइट्स। तो यदि आप देखो तो डेटा सेंटर इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव टाइप ऑफ इंडस्ट्री और इसीलिए ही अनंतराज में यदि आप देखोगे तो लगभग 2100 करोड़ रेस करने का कंपनी ने प्लान किया है जिसमें से 100 करोड़ विल बी बाय द वारंट्स बाय प्रमोटर्स। अनंतराज के डिटेल्स देखने के बाद लेट्स डिस्कस अबाउट बाकी जो अलग अलग कंपनीज है इन द डेटा सेंटर स्पेस। तो लेट्स स्टार्ट विद द अदानी कोनेक्स। तो एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन अदानी ग्रुप एंड एज कोनेक्स जो एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट डेटा सेंटर का ऑपरेटर है। तो दिस कंपनी करंटली है 50+ एज टाइप ऑफ डेटा सेंटर्स। इसके अलावा हाइपर स्केल एंड बिल्ड टू सूट जो डेटा सेंटर्स है दैट आल्सो दे प्रोवाइड एंड जो करंट कैपेसिटी है दैट इज 83 मेगावाट्स विच इज एट द 2 लोकेशंस एंड they are also coming up with the new projects at Vizag, Hyderabad, या पुणे and Mumbai। उनका जो प्लान है to build a total capacity of up to 1 gigawatts till 2030 and ये जो capex लगेगा in next 5 years that will be total $5 billion। इसके बाद में और एक कंपनी है which is STT GDC India। So this company is majorly owned by the STT GDC
और ये जो पार्टनरशिप है वो टाटा कम्युनिकेशन से है और यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन इज अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। करंटली उनके पास 28 डेटा सेंटर्स है अक्रॉस 10 सिटीज एंड जो टोटल कैपेसिटी है वो 318 IT मेगावाट्स का है एंड इट इज द लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू कैपेसिटी एज ऑफ टुडे। उन्होंने रिसेंटली सितंबर 2024 में लगभग 3.2 बिलियन डॉलर्स यानी लगभग 26,000 करोड़ का कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया है टू एक्सपांड द डेटा सेंटर कैपेसिटी इन इंडिया बाय सब्सटैंशियल अमाउंट विच इज ऑलमोस्ट 550 गीगावाट्स इन नेक्स्ट 5 to 6 years। इसके बाद में और एक कंपनी है विद द नेम कंट्रोल एस। तो दे प्रोवाइड द हाइपर स्केल डेटा सेंटर एंड कोलोकेशन सर्विसेज विद टियर 4 टाइप ऑफ डेटा सेंटर एंड उनके पास करंटली लगभग 240 मेगावाट्स की कैपेसिटी है in 19 data centers spread across India. And Control S will be constructing 60 megawatt IT load capacity in 4 phases. And ये जो है वो कोलकाता में आने वाली है एंड लगभग जो इन्वेस्टमेंट है दैट विल बी $263 मिलियन। इसके अलावा चेन्नई में भी लगभग वो 72 मेगावाट्स का एक डेटा सेंटर लेके आ रहे हैं विच विल बी इन डिफरेंट फेजेस एंड फॉर दैट दे विल बी इन्वेस्टिंग $482 मिलियन। और ये दोनों कैपेसिटीज के अलावा दे विल बी एडिंग अनदर कैपेसिटी ऑफ 350 मेगावाट्स अक्रॉस न्यू एंड एग्जिस्टिंग हाइपर स्केल एंड एज डेटा सेंटर्स इन इंडिया एंड इसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन डेटा सेंटर मार्केट में भी वो कुछ कैपेसिटी लेके आ रहे हैं। सीफी और एक प्लेयर है डेटा सेंटर्स के स्पेस में वेयर दे प्रोवाइड द को लोकेशन टाइप ऑफ डेटा सेंटर्स और उन्होंने 3 AI रेडी हाइपर स्केल जो डेटा सेंटर्स है वो यहाँ पे डेवलप किए हैं। नोएडा में उन्होंने डेवलप किया है जो 110 IT मेगावाट का है, मुंबई में 337 IT मेगावाट का है एंड चेन्नई में लगभग 130 IT मेगावाट्स का डेटा सेंटर उन्होंने डेवलप किया है एंड दे आर प्लानिंग टू टेक देयर टोटल डेटा सेंटर कैपेसिटी फ्रॉम 227 IT मेगावाट to 407 IT megawatt till 2025। Then there is another player which is ESDS, जैसे कि मैंने आपको बताया प्री IPO मार्केट में या प्राइवेट प्लेसमेंट्स में दे आर क्वाइट एक्टिव रिसेंटली। तो ये कंपनी के लगभग 5 डेटा सेंटर्स है अक्रॉस इंडिया विद 7 मेगावाट टोटल कैपेसिटी एंड दे हैव द प्लान टू ऐड एडिशनल 2 डेटा सेंटर्स एट नोएडा एंड कोलकाता एंड दे विल बी एक्सपांडिंग देयर कैपेसिटी इन मुंबई एंड बैंगलोर रीजन्स ऑल्सो। नाउ लेट्स ऑल्सो सी सम डिटेल्स अबाउट कि जो डेटा सेंटर का वैल्यू चेन है उसके क्या क्या बेनिफिशियरीज हो सकते हैं। सो वन ऑफ द बेनिफिशियरी कैन बी द कंपनीज लाइक ब्लू स्टार इन कूलिंग सेगमेंट। तो यदि आप ये कंपनी देखोगे तो दे प्रोवाइड द कूलिंग सिस्टम पार्ट एंड दे आल्सो टेक द MEP कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लम्बिंग फॉर द डेटा सेंटर्स। इसके अलावा ओरियन प्रो करके और एक कंपनी है विच इज ऑल्सो इनटू अ डेटा सेंटर स्पेस जहाँ पर दे आर हेल्पिंग द क्लाइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू डिजाइनिंग एंड द बिल्डिंग ऑफ द डेटा सेंटर्स। एंड ये जो डेटा सेंटर सेगमेंट है दैट कम्स अंडर द TIG सेगमेंट विच इज टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप एंड TIG में उनके 3 अलग अलग पार्ट्स है विच आर ट्रांजिट पेमेंट, स्मार्ट मोबिलिटी, डेटा सेंटर एंड स्मार्ट सिटीज। ओरियन प्रो का क्वार्टर 2025 में लगभग 1150 करोड़ का ऑर्डर बुक है जिसमें से TIG जो है इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 60%। इसके अलावा ब्लैक बॉक्स करके और एक कंपनी विच इज लीडिंग ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस इंटीग्रेटर एंड दे आर प्रोवाइडिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस एंड वर्ल्ड क्लास कंसल्टिंग सर्विसेज। तो उनका यदि आप स्पेशलाइजेशन देखोगे तो दैट इज इनटू कनेक्टिविटी एंड नेटवर्क सॉल्यूशंस, डेटा सेंटर सॉल्यूशंस, modern workspace and cyber security across 35 countries. So this company basically provides the services to their clients, helping them to meet their data center networking capabilities. And Blackbox also helps these companies to develop the physical infrastructure in networking and connectivity side. Currently वो 2 geographies पे focus कर रहे हैं which is North America and India. In North America they are serving the customers like Meta हो गया या Amazon है या Microsoft है. And these customers are 3 out of 5 hyperscalers. And they have also added another customer in Q1 2024 with the contract value of $100 million. 2024 में यदि आप देखोगे तो उन्होंने इसीलिए ही 410 करोड़ का एक कैपिटल रेज भी किया था। करंटली ये डेटा सेंटर के सेगमेंट से उनके 20% के रेवेन्यूज आते हैं एंड इन नेक्स्ट 3 to 4 years they are expecting 25 to 30% ऑफ द रेवेन्यूज फ्रॉम दिस सेगमेंट। एंड ये सेगमेंट के जो मार्जिन है वो लगभग 20% के हैं। तो ये जो अलग अलग प्लेयर्स के हमने अभी डिटेल्स देखे उसके बाद में देख लेते हैं कि ये जो डेटा सेंटर एज अ थीम है या एज अ सेक्टर है उसमें क्या क्या पोटेंशियल रिस्क आ सकती है इन फ्यूचर। तो डेटा सेंटर एज अ सेक्टर में यदि आप देखोगे तो इट इज वेरी हाईली कैपिटल इंटेंसिव सेगमेंट, यानी जो प्लेयर के पास एडिक्वेट कैपिटल है वही ये सेक्टर में आगे जाके कैपेसिटीज या नई कैपेसिटीज ला सकता है
the player who don't have the strong balance sheet, it will be very difficult for them to grow in this segment. Another key risk in this segment could be timely delivery, because यहाँ पर currently एक huge growth आ रही है, इसीलिए उनके डेटा सेंटर्स का या प्रोडक्ट्स का टाइमली डिलीवर होना कैन बी वेरी वेरी चैलेंजिंग बिकॉज ऑफ द हाई ग्रोथ एंड लिमिटेड कैपेसिटीज. एंड अनदर पोटेंशियल रिस्क कुड बी पावर आउटेज का रिस्क. ये जो डेटा सेंटर्स है उनको कंटिन्यूअस 24/7 जो पावर है दैट इज वेरी मच नीडेड, एज द डेटा स्टोर्ड इन दिस डेटा सेंटर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यदि आप देखोगे तो कुछ दिन पहले एक यहाँ पे पावर आउटेज के वजह से जो जियो का नेटवर्क है, एटलीस्ट इन मुंबई, इट गॉट अफेक्टेड बाय हाफ अ डे एंड कॉज्ड अ मैसिव डिसरप्शन ड्यू टू इट. तो आपको ये डिटेल वीडियो कैसे लगा रिलेटेड टू डेटा सेंटर, जरूर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो. और ऐसे ही अलग अलग कंपनीज को हम अर्ली आइडेंटिफाई करते हैं एट आवर माइक्रो कैप क्लब, जहाँ पर मैंने मोर देन 80 कंपनीज के बारे में डिटेल में रिसर्च रिपोर्ट जो है वो शेयर किया है. हम अलग अलग कंपनी के मैनेजमेंट्स को भी हमारे प्लेटफॉर्म पे होस्ट करते हैं टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री या वो पर्टिकुलर प्लेयर या ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है, जिससे हमें काफ़ी डीप इंसाइट्स मिलते हैं. हमने अब तक मोर देन 40 मैनेजमेंट्स को होस्ट किया है हमारे प्लेटफॉर्म पे. इसके सारे जो वीडियोस है दे आर द रिकॉर्डेड वीडियोस व्हिच कैन बी वॉच्ड बाय द माइक्रोकैप क्लब मेंबर. तो यदि आपने माइक्रोकैप क्लब को अब तक ज्वाइन नहीं किया होगा तो इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर आप जो डिटेल्स है वो चेक कर सकते हो. तो ऐसे ही जो अलग अलग वीडियोज है मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ on different sectors, different concepts on the fundamental analysis या different companies. तो जरूर ये जो वीडियो है वो देखते रहिए. और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक भी कर लीजिए. So let's meet at 11 o'clock on next Saturday with a detailed understanding of one of the sector or one of the company.